हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे। ये चैप्टर बेटा भले ही आप लोगों के लिए नया था, कुछ बच्चों को हो सकता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो और कुछ बच्चों को यहाँ पे कोई कोई दिक्कत आई हो, नहीं आया हो समझ में, अभी तक ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी क्लास जहाँ पे उनको सारी की सारी चीज़ें एक लेक्चर में मिल जाए। सो दिस इज़ द राइट स्टॉप। आप बेटा इस क्लास में अपना पूरा ये चैप्टर को समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, एक प्रोसेस, और उसी प्रोसेस में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना है। चलिए नाउ शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो बच्चे बेटा मेरे को नहीं जानते, एक बार मैं उन लोग को बता दूं, मेरा नाम है शिवांगी शर्मा और मैं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। यकीन मानिए बहुत से बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आया है और अब मैं वेट कर रही हूँ आप लोग इस चैनल पे मुझको बढ़िया रिजल्ट दें, बढ़िया नंबर लेकर के आए। सो यहाँ पे आज की क्लास में ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगी कि ये आएगा, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आता है ना, नाम बदल देना मेरा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल सा एक तरीका अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए बेटा एक प्लांट है, उसके पास कुछ फ्लावर आते हैं। ये प्लांट के पास लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स है, लेकिन बेटा ये प्लांट आपका अच्छा खासा हेल्दी है। या ऐसा मैं मान लेती हूं कि फ्लावर तो इसके पास खूब सारे आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, और अच्छा खासा हेल्दी है, बट एक इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही छोटे फूल इसके अंदर आते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसमें खूब सारे फूल आते हैं, बढ़िया खिलता है, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है, फूल बहुत छोटे छोटे आते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, साइज अपना बड़ा नहीं होता और फिर वो झड़ जाते हैं। अच्छा, एक प्लांट मेरा ऐसा है जिसके अंदर खूब बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, लार्ज फ्लावर है, ठीक है, लेकिन एक इसकी कमी ये है कि ये बेटा डिजीज इसको बहुत जल्दी हो रही है। कुछ तो ऐसा है इस प्लांट के अंदर कि इजीली इस पे फंजाई का कोई इन्फेक्शन कुछ भी हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। अब मुझे चाहिए एक ऐसा प्लांट जिसके बड़े बड़े फ्लावर हो और लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर भी हो। मुझे क्या चाहिए? हाई नंबर ऑफ फ्लावर्स, मुझे लार्ज साइज भी चाहिए। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम इन दोनों की ब्रीडिंग करा देंगे और उसके बाद मुझे ऐसा प्लांट मिल जाएगा कि भाई अगर मैंने ब्रीडिंग करा दी, इसके मेरे को ज़्यादा फ्लावर चाहिए और इसके मेरे को बड़े बड़े फ्लावर चाहिए, तो बेटा मैंने यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग करा दी। ब्रीडिंग कराने से दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएंगे। बट एक कमी है बच्चों, वो कमी क्या है? यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये प्लांट आपका डिजीज्ड हो गया। ये बेटा आपको फ्री में एक अनडिजायर्ड कैरेक्टर मिल गया। भाई आपको डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए था, लेकिन जो चीज़ आपने मांगी ही नहीं, अब आपको वो भी मिल गई। ये तो प्लांट ब्रीडिंग का नुकसान हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसका तरीका हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि इस पर्टिकुलर प्लांट का मैं केवल वो जीन निकालती जो इसके फ्लावर की साइज की बात कर रहा है, केवल इस जीन को मैं इंसर्ट करती अदर प्लांट में। समझ में आया कि जब मुझे इस प्लांट के कैरेक्टर्स इसमें चाहिए तो मैंने दोनों को ब्रीड कराया। इसका डिजीज वाला कैरेक्टर भी इसके साथ आ रहा है। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यार मैं पूरा प्लांट ना लेकर के मैं क्यों नहीं इसका केवल वो जीन
इट हैज डीएनए। वो जीन की मैं बात करूं जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग बिग साइजेस ऑफ फ्लावर, तो वो जीन मैं इंसर्ट कर दूंगी और मेरे को मेरी डिजायर्ड चीज मिल जाएगी, मैं अनडिजायर्ड कैरेक्टर से बच जाऊंगी। दिस इज जेनेटिकल इंजीनियरिंग। यहीं पे बेटा सारी स्टडीज आती हैं कि हम कैसे कोई जीन निकालते हैं, कट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आएगी। नाउ सबसे पहले आप क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सो यू शुड नो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि ये तो कोई नहीं पूछता, लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, प्लांट सेल या उनके प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें बनाने के लिए फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए जो अच्छा हो, जो ह्यूमन बींग के लिए अच्छा हो। एक और एग्जांपल देती हूँ, अभी तो मैंने प्लांट भी समझाया था, ह्यूमन बींग के लिए कैसे अच्छा हो। मान लीजिए बेटा जब कोविड जिस दौरान बहुत फैला था, अगर हमें कहीं से ये पता लग जाता कि कोई पर्टिकुलर प्लांट में कुछ एक ऐसा केमिकल बनता है कि वो केमिकल हमारी बॉडी में एक कोविड के खिलाफ डिफेंस प्रोड्यूस करेगी। सिंपल है, हमारी बॉडी तो बेकार हो रही है, कोविड हमें हो जा रहा है, इतनी सारी डेथ हो चुकी है। अगर उस प्लांट के अंदर वो क्या बन रहा है, अगर वो चीज हमने यूज कर ली तो इट इज गुड फॉर ह्यूमंस। तो उस प्लांट में कोई तो जीन होगा जो वो पर्टिकुलर केमिकल बना रहा है, मैं उस जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देती हूँ। लेट्स सपोज उस प्लांट में मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रही, तो मैं किसी और के अंदर डालती हूँ और उसको फिर ऑब्टेन करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी बायोटेक्नोलॉजी है। चाहे प्लांट से मैंने निकाला हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा हो। जैसे बेटा सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटाटम से बनी थी, जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलियम को आप बहुत सारे अमाउंट में ग्रो करते हो, आप उसका कल्चर करने के बाद सब्सटेंस निकाला होगा। मैं इसको किसी और में भी निकाल सकती हूँ, मैं उस जीन को किसी और के अंदर इंसर्ट करके उसके अंदर भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मान लीजिए कि मैं उसका जीन एक ऐसे बैक्टीरिया में डाल दूं जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा, सो मुझको क्या मिलेगा, वो जीन जब उस बैक्टीरिया में डाला जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे लार्ज अमाउंट में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इनिशियली ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम जनरल चीजें यूज करते थे कि लेट्स सपोज एंटीबायोटिक्स बनाई है, किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला, सिट्रिक एसिड निकाला, हम बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का तरीका है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी में और भी कई सारी चीजें ऐड होती हैं, वी विल डिस्कस धीरे धीरे। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे बेटा इट इज बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका मतलब समझिए, मैंने क्या किया था, इस प्लांट का एक पर्टिकुलर जीन, पूरा डीएनए नहीं, केवल एक जीन इस प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया था। मतलब ये फ्लावर जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, उस जीन को मैं इस जीन से रिप्लेस कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ये प्लांट बेहतर बन जाएगा। सो मैंने उसके डीएनए को चेंज किया है, रिकॉम्बिनेंट किया है, रिकॉम्बिनेशन की है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अलग अलग तरीके के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको हम अलग अलग फील्ड्स में यूज करते हैं। अब देखिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉल बर्ग, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोला मैंने, पॉल बर्ग को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिए बेटा जो चीज मैंने बोली अब उसको सीधे शब्दों में देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, हमने एक फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को किसी होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के जीनोम में, यानी इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंसर्ट किया, तो ये जो होस्ट होगा ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। एक फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो होस्ट का डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो गया, कुछ चेंजेस आ गए और उस होस्ट को भी रिकॉम्बिनेंट कह देंगे और इस तरीके से इस होस्ट का फिनोटाइप में चेंज कर सकती हूं। ये जो मैंने
वो पर्टिकुलर जीन डाला होगा जो ये चीज बनाता होगा, अब ये होस्ट भी वही बनाएगा। तो इसके अंदर बेटा एडिंग, रिमूविंग, रिपेयरिंग, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है। अब यहां पे बेटा पॉल बर्ग ने सबसे पहले क्या किया, इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब इनका क्या काम था, ही ट्रांसफर्ड द जीन ऑफ SV40 वायरस इनटू ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फाज। अब यहां पे कुछ चीजें और ऐड हो गई। इस SV40 वायरस से मैंने बेटा लिया अपना डिजायर जीन, इसको मैंने ई कोलाई के अंदर डाला, होस्ट के अंदर डाला। होस्ट का फिनोटाइप ऑल्टर हो गया, लेकिन किसकी मदद से डाला, मैंने डाला लैम्डा फाज की मदद से। वी ऑल नो जो बैक्टीरिया फाजेस होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर डाल सकते हैं। सो अगर मैं ये वाला जीन इसके अंदर डाल दूं तो ये बेटा अपने आप उसको होस्ट के अंदर डाल देगा। चलिए देखते हैं ये चीजें कैसी होंगी। सो ये देखिए बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। दिस बायोलॉजिकल दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रो। मैंने किसी को चेंज किया, कुछ भी किया, मेरे को बेटा उसको लार्ज नंबर पे अगर ग्रो भी कराना है तो क्या क्या कंडीशन चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो, वो सब का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में बनाना है और लास्ट में वो सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई एंजाइम हो, एंटीबायोटिक हो, वैक्सीन हो, ये उस ऑर्गेनिज्म में से निकालना भी है। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स, ये चीज को समझाने के लिए अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो फ्रॉम हियर द थिंग स्टार्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का प्रोसेस बताइए। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम कोविड की वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ कोविड की वैक्सीन। तो यार हमने क्या किया, एक आपका लेट्स सपोज ए ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर इसके डीएनए में ऐसे इंफॉर्मेशन है, ऐसे प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है जो बेटा फाइट कर सकती है अगेंस्ट कोविड-19। लेट्स से कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है। अब मुझे इसको बनाना है, मैं चाहती हूँ ये मैं बेचूं, दुनिया में बेचूं, सबको दूं। अब मैं इसमें क्या करूंगी। सो बेटा सबसे पहले हमने इसमें से क्या किया, इसके जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मैंने इसके डीएनए को आइसोलेट किया क्योंकि इसके डीएनए में इसकी इंफॉर्मेशन है। फिर बेटा मैं यूज करूंगी एक ऐसी चीज का जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उससे मैंने क्या किया, पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को कट कर दिया। सो मान लीजिए ये मैंने एक डिजायर्ड फ्रैगमेंट, डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन कर लिया। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये कट करता है आपके पर्टिकुलर डीएनए को। अब देखिए बेटा, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखा है। दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। बेटा एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो कहीं से भी काट देगा डीएनए को, बाहर से कट कर देगा। मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए रखा है और मैं उसमें एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दूं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन बेटा जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये कट करता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये उसको एक पर्टिकुलर जगह से काटेगा। सो मैंने बेटा सबसे पहले इस्तेमाल किया डीएनए का आइसोलेशन का प्रोसेस, फिर मैंने बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो पर्टिकुलर सेगमेंट लिया। अब
इसको मैं इंसर्ट करूंगी और लिंक करूंगी एक अनदर डीएनए मॉलिक्यूल में, जिसको मैं वेक्टर कहती हूं। नाउ व्हाट इज अ वेक्टर? सो देखिए बेटा, ये जीन मेरे पास निकल गया जो मुझे वो पर्टिकुलर केमिकल बना करके देगा। अब मैंने ले लिया एक वेक्टर, लेट्स सपोज अ प्लाज्मिड। सो वी ऑल नो प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, और बेटा ये अपने फिनोटाइप भी दिखाता है। अब मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस प्लाज्मिड को भी काट दिया। तो अब मैंने क्या बोला था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा बेटा, वो पर्टिकुलर जगह से कट करता है। तो मैंने सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया, इसने यहां से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस निकाला, वहां से भी उसको कट कर दिया। अब मैं ये डिजायर्ड जीन इसके अंदर डालूंगी विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये मेरा बन गया आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो मैंने ये क्यों लिया बेटा, क्योंकि ये मेरा एक वेक्टर है, यानी एक व्हीकल है, यानी एक कैरियर है, जो मेरे इस जेनेटिक मटेरियल को आगे कैरी करेगा। ठीक है, मैंने ये फ्रैगमेंट लिया, इसके अंदर डाल दिया, इसको मैं अब आर डीएनए कहूंगी। अब ये मेरे पास एक ही तो मिला है ना अभी, लेकिन मुझे तो बहुत सारा प्रोडक्ट मिलना है, यानी बहुत सारा डीएनए, और ये डीएनए किसी के अंदर ही तो प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, किसी की बॉडी के अंदर ही तो इसकी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर बेटा इसका प्रोडक्ट बनेगा। सो मैंने उसके बाद दूसरी चीज क्या ली, मैंने लिया एक होस्ट। लेट्स सपोज मैंने कोई बैक्टीरिया लिया, ये होस्ट का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये बेटा इसके अंदर मैंने ये भी डाल दिया, मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। तो ये वेक्टर ने मदद किया इसको इसके अंदर डालने के लिए। लैम्डा फाज डायरेक्टली बेटा इसको इन्फेक्ट कर देगा और वो अपना मटेरियल इसके अंदर डाल देगा। अब इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी, खूब सारी कॉपीज बनाऊंगी, और उसके बाद बेटा मैं इसमें से अपना वो प्रोटीन का प्रोडक्ट निकाल लूंगी। फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको देखते हैं, मतलब अगर उसमें कोई कंटामिनेंट्स है कि नहीं, उसमें कोई ख़राब चीज़ है तो मैं उसको रिमूव करूंगी। ये सारी चीज़ें उसके बाद में क्या करूंगी, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो देखिए बेटा, फर्स्ट थिंग, पहले मैंने अपना ढूंढा जो मेरे को जीन चाहिए जो कोविड को दूर करेगा। फिर मैंने ढूंढा एक वेक्टर जिसके अंदर मैं उस जीन को कैरी करूंगी। जब मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, इसको मैंने एक होस्ट के अंदर डाल दिया। अब होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। मैं बड़े बड़े लार्ज फर्मेंटर्स टैंक्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बायो रिएक्टर्स में, इसको खूब सारा मल्टीप्लाई करूंगी। तो यानी कि इसके अंदर अब सारी चीज़ें होंगी, इसके अंदर वो प्रोटीन का प्रोडक्ट भी बनेगा। फिर मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे उसमें कुछ चेंज करना होगा, सेपरेशन करना होगा, ऐड करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा, वो सारी चीज़ें मेरी डाउन स्ट्रीमिंग में आ जाएगी। फिर मैं वो केमिकल चेक करूँगी एनिमल्स पे, फिर बाद में लास्ट स्टेज ह्यूमंस पे होता है, एंड फाइनली बेटा हम इसको मार्केट में बेचेंगे कि ये कोविड को दूर करता है। सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए हमने वेक्टर लिया, अब फिर हमने इसको इसके अंदर जोड़ा तो हमारा न्यू आरडीएनए बना। फिर बेटा मैं उसको ट्रांसफर करूंगी होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये मेरा रेप्लिकेट नहीं होता, एंड फाइनली मैं वो सारी चीज़ों को बना लूँगी। चलिए, ये आपकी जो एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एनसीईआरटी के डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है। दिस डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये फॉरेन डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके फ्रैगमेंट बनाए, ये मैंने वेक्टर लिया, वेक्टर को तोड़ा, लाइगेज की मदद से मैंने यहाँ पे ये इसको जोड़ा, और ये मेरा बन गया आरडीएनए। इसको मैंने होस्ट के अंदर डाला, जब होस्ट के अंदर ये आ गया तो इसको मैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट कहूँगी। भाई ये भी तो ज़रूरी है ना कि क्या वो मटेरियल इसके अंदर आ गया कि नहीं आया, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आएगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या है, लास्ट में उसको चेक करूँगी। एंड फाइनली
ये उसके क्लोन्स बन रहे हैं, मेरे को अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल गया। नाउ दिस इज द एंटायर थिंग, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस के हर एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। सबसे पहले बेटा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने किया था, या स्टैनली एंड कोहेन ने क्या किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, हिस्ट्री है बेटा। सबसे पहले ये चीज़ किसने करी थी? सो देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहला बनाया गया था जहाँ पे हमने प्लाज्मिड को लिया था। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड एक खुद ब खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है, और बेटा वो सिंगल मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये हमने किसका लिया था? सो प्लाज्मिड हमने लिया था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। अब ये किसने किया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट ब्रूअर इन 1972। सो डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या किया? आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यानी कि अगर मेरे अंदर वो पर्टिकुलर जीन है तो वो एंटीबायोटिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे पास वो जीन है जो उसको रेजिस्टेंस दे रही है, जो उसके खिलाफ जो मेरा एंटीबायोटिक छू ही नहीं पाएगा मेरी बॉडी को, अगर मेरे पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन है। हमने इसको कट किया प्लाज्मिड से बेटा, उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली चीज मैंने काटी, फिर उसके अंदर मैंने प्लाज्मिड में डाला। फाइनली मेरे पास मैंने क्या यूज किया था? मॉलिक्यूलर सिजर्स, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा था बेटा। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि हमने होस्ट क्या लिया। सो ये जो डीएनए था इसको ट्रांसफर किया गया ई कोलाई में। क्यों? क्योंकि ई कोलाई का और सैल्मोनेला का काम मिलता जुलता है, तो वो इजीली उसमें अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लोनिंग करी। सो वी हैव 3 प्रोसेसेस जो हमारे मेन चीज यूज होते हैं, 3 बेसिक स्टेप्स। सबसे पहला आइडेंटिफाई किया मैंने कि कौन से डिजायर्ड जीन मेरे को चाहिए, फिर इंट्रोड्यूस किया मैंने उसको एक होस्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन बेटा फिर मैंने मेंटेन करी उस होस्ट को क्या क्या चीजें चाहिए, ट्रांसफर की, उसकी प्रोजेनी बढ़ाई, यानी कि मैं अब उसकी क्लोनिंग कर रही हूँ। ये मेरे मेन 3 स्टेप्स होते हैं। नाउ अब मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए? सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? देखिए बेटा, मुझे चाहिए होगा मेरा डिजायर्ड जीन, जिसके लिए हमें करना होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यस और नो? हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद बेटा मुझे चाहिए होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो उसमें से फ्रैगमेंट को तोड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। देन बेटा जब मैंने फ्रैगमेंट तोड़े तो मेरे पास बहुत सारे फ्रैगमेंट हो गए। उन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, सो फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, मैं बेटा यूज करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब मैंने अलग कर दिया वो फ्रैगमेंट। देन मेरे को चाहिए होगा एक वेक्टर, और देन बेटा मुझे चाहिए होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो उस फ्रैगमेंट को वेक्टर से जोड़ेगा। देन मुझे यहां पे चाहिए होगा पीसीआर, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे मैं किसी जेनेटिक मटेरियल की थाउजेंड्स कॉपी, उससे ज्यादा कॉपीज बना सकती हूँ। भाई मैंने एक बार चीज निकाल दी, प्लाज्मिड बना दिया, तो मैं बार बार थोड़ी बनाऊंगी, मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज निकालूंगी। सो पीसीआर की मदद हम उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई करते हैं। देन बेटा ये कर दिया, फिर मेरे को चाहिए होगा एक होस्ट का, एंड फाइनली मैं करूंगी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, जहाँ पे मैं फिल्टर कर रही हूँ उस प्रोटीन को, सेपरेट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन क्या आता है एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर मान लीजिए
गलती से किसी ने एंडोन्यूक्लियस की जगह एक्सोन्यूक्लियस डाल दिया तो क्या होगा? अगर एक्सोन्यूक्लियस डाल दिया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मेरा पूरा आगे का प्रोसेस फेल हो जाएगा। सो एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह से कट करता है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, जहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर जगह से कट करेगा, इट कट्स एट अ पर्टिकुलर साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था आपका HindII, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया था। सो ये बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज एन ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी के अंदर से हमने HindII को निकाला था। नेक्स्ट बेटा EcoR1, जिसके बारे में हमको पढ़ना है एग्जाम्पल लेकर, वो बेटा आर्बर स्मिथ एंड नेथन्स ने इसको डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें 1978 में नोबेल प्राइज मिला था। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब काम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे इसको देखेंगे। देखिए बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर मैं एंडोन्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, इट कट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट। तो ये कैसे कट करेगा, वो पर्टिकुलर साइट क्या है? तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास अपनी अपनी एक साइट होगी। यहां पे आपको पढ़ना है फॉर EcoR1, EcoR1 के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। सो देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रैंड था GAATTC, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री CTTAAG। The first thing that a restriction enzyme does, it finds its palindromic sequence। बेटा ये अपना एक पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढता है। पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जो लेफ्ट से या राइट से पढ़ने में एक जैसा हो। जैसे कि एग्जाम्पल नितिन, तो नितिन को यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, सेम ही स्पेलिंग होगा। NCERT में दिया है मलयालम, इसको यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, सेम ही होगा। अब ये मेरा EcoR1 का पैलियंड्रोमिक साइट है। So the first thing it do is find its palindromic sequence. Next बेटा, मैं यहाँ पे लिखती रहूंगी, आप देखिएगा। दूसरी चीज, ये कट कहाँ से करता है? It cuts a little away from center between two same bases of the opposite strands। ये कट करता है बेटा उसको एक सेंटर से थोड़ा सा पीछे, सेंटर से थोड़ा सा अवे बोले तो देखिए किधर, ये मेरा सेंटर हो गया, सेंटर से थोड़ा अवे, ठीक है। अब बिटवीन द टू बेसेस ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड, यानी सेंटर से थोड़ा बीच में, अगर ये G और A के बीच में कट करेगा तो दूसरी तरफ इसकी ऑपोजिट साइड भी ये G और A के बीच में ही कट करेगा। सो देखिए बेटा, a little away from the center between the two same bases GA of the opposite strand, this is how a restriction enzyme will cut। अब जब यहां से इसने इसको कट किया तो देखिए ये कैसा होगा, ये ऐसा बचा। अगर मैं इसको देखूंगी तो इसके साथ बेटा ये यहां से इसको कट कर दिया तो ये वाला पूरा चला गया और ये नीचे वाला तो पूरा बचा है। चलिए अगर मैं दूसरा वाला देखूं, ऊपर मेरे पास क्या बचा, एक मेरे पास ये बचा है। सो ये मेरे पास इस तरीके से बचा है। सबसे पहली चीज बेटा, ये यहाँ पे क्या ब्रेक कर रहा है, क्वेश्चन आता है, ये ब्रेक क्या कर रहा है, तो ये ब्रेक कर रहा है आपका इन दोनों के बीच का बॉन्ड।
इन दोनों के बीच का क्या बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इनके बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये व्हाइट वाला और येलो वाला स्ट्रैंड अब अलग हो गया है, कट चुका है, लेकिन ये आपस में बेटा जुड़ सकता है, अपने आप जुड़ सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ये अगर मैं यहां पे एक पर्टिकुलर की बात करूं तो ये बेटा हो गया इसका स्टिकी एंड। येलो की अगर बात करूं तो ये हो गया इसका एक sticky end. So now, first thing is it finds a palindromic site. Second, it cuts a little away from the center between the two bases of the opposite strand. कट करने के बाद बेटा ये ऐसे एक दो स्टिकी एंड्स इसने क्रिएट कर दिए। स्टिकी एंड्स के बेटा, स्टिकी एंड्स मतलब स्टिकी है, अपने आप चिपक जाएंगे। कैसे चिपकेंगे ये? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मेरा यहाँ पे स्टिकी एंड्स क्रिएट हो गया, जो अब मैं किसी के साथ भी इसको जोड़ सकती हूँ। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ये दे देगा कि मान लो ये किसी ए का है, ये किसी बी का है, ए और बी क्या है, ये कैसे जुड़ेगा। सो देखिए बेटा, ए वाला जो हो गया, मान लो आपका डिजायर्ड जीन फ्रैगमेंट और एक वेक्टर का हो गया, इसको आपस में जोड़ देंगे। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। ब्लंट एंड जैसे कि EcoRV या HAE3, ये बेटा ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्लंट एंड्स कब प्रोड्यूस करेंगे? जब कट होगा फ्रॉम दी सेंटर। तो अगर सेंटर से लिटिल अवे हुआ, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इट विल लीड टू स्टिकी एंड्स, और अगर बेटा बीच में से काटा तो वो आपको ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम ज्वाइन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे तो ये अपने आप ज्वाइन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन व्हेन वी ज्वाइन इट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। चलिए बेटा, अब इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज अ पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस, इट कट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर बट बिटवीन द सेम बेसेस ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड्स। चलिए, ये हो गया मेरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दैट इज हाउ डू यू नेम अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मैंने नाम दिया है EcoR1। ये बेटा EcoR1 नाम इसका कैसे पढ़ा? तो सबसे पहला लेटर आपका आता है फ्रॉम द जीनस, जैसे कि EcoR1 में E जो बेटा आया फ्रॉम द एस्कर्शिया, CO फ्रॉम द स्पीशीज, तो कोलाई का CO, R बेटा आता है इसका स्ट्रेन, और 1 रोमन नंबर की किस में ये निकाला गया, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में ये निकाला गया। सो दिस इज हाउ यू नेम अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, नाउ बेटा अब मेरे पास दूसरी चीज आती है, अब वेक्टर। मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टूल के बारे में मैंने पढ़ लिया। टूल की बात हो रही थी कि क्या क्या टूल है, तो डीएनए का आइसोलेशन इज नॉट अ टूल, इट इज अ प्रोसेस। टूल क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने देख लिया। दूसरा क्या है? क्लोनिंग वेक्टर। इसको मेरे को किसी वेक्टर में डालना है जो बेटा उसको कैरी करेगा और होस्ट में मल्टीप्लाई करेगा। सो वेक्टर जो आपको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज PBR322। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1, PVU2, ये बेटा सारे क्या हैं? These are the different restriction sites। यानी कि where restriction endonuclease enzyme will cut। एक वेक्टर के अंदर केवल एक एंजाइम का एक ही
एक ही आपकी साइट होती है। आप सोचिए BAM-H1 अगर यहाँ पे भी काट सकता और यहाँ पे भी काट सकता, तो वैसे तो बेटा जब मैं BAM-H1 डालूंगी तो ये इसके 2 टुकड़े बना देगा, यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी कट कर देगा। ऐसा तो मुझे नहीं करना। मेरे को यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी होती है कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह से कट करना है। सो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। अब ये बेटा दिस इज द ओराई, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि हर वेक्टर के अंदर ओराई होना चाहिए। अगर बेटा ओराई नहीं होगा तो जो मैं अपना स्ट्रैंड डालूंगी वो कैसे रेप्लिकेट होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा तभी तो भैया रेप्लिकेशन वहां से शुरू होगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे ये AMPR TETR ये जीन्स दिखा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं भी आपको बताती हूं। अब देखिए क्लोनिंग वेक्टर आपका क्या है। द DNA यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट टू अ फॉरेन होस्ट, इसे बेटा हम व्हीकल और वेक्टर DNA कहते हैं। इसके पास एबिलिटी होती है खुद को रेप्लिकेट करने में किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी कि किसी भी होस्ट के अंदर। सो बेसिकली बेटा मैं क्या करूंगी, मान लीजिए मैं BAM-H1 काट रही हूं, तो मैंने BAM-H1 लिया, वो इसको यहां से काटेगा। सेम बेटा BAM-H1 मैंने उस फ्रैगमेंट DNA से लिया होगा, वहां से मेरे को जीन निकाल के दिया होगा, वो जीन मैं यहाँ पे डाल दूंगी तो ये मेरा rDNA बन जाएगा। फिर इसको मैं होस्ट के अंदर डालूंगी और होस्ट में ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। पहला बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेट नहीं होगा। एक चीज और याद रखिए, जितना ज्यादा हाई कॉपी नंबर होगा उतनी ज्यादा मेरी मल्टीप्लाई होगी। देखिए जितना ज्यादा मेरा कॉपी नंबर होगा बेटा उतने ज्यादा मेरे क्लोन्स बनेंगे। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चूज करना होगा जिसका हाई कॉपी नंबर होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी बैक्टीरियोफाज की बात करूं विच इज अ वायरस, तो उस केस में ये मेरा बेटर होता है क्योंकि इसका हायर कॉपी नंबर होता है, यानी ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट बेटा सिलेक्टेबल मार्कर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा जब मैंने अपना जीन किसी एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, उस वेक्टर को, उस रिकॉम्बिनेंट DNA को मैं होस्ट में डालूंगी, होस्ट में मल्टीप्लाई करूंगी, फिर बड़े बड़े लार्ज बायोरिएक्टर्स में मल्टीप्लाई करना है। महंगा सौदा है भाई, बहुत सी महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो जीन उसमें ऐड ही ना हुआ हो। भाई वो जीन अगर उसमें ऐड ही नहीं हुआ होगा तो कोई फायदा है? आगे कुछ भी करने का नुकसान ही होगा। तो मुझे अगर चेक करना है क्या क्या होस्ट मेरा रिकॉम्बिनेंट बन गया कि नहीं बना, दोनों चीजें मेरे पास, मैं चेक करना चाहती हूं भाई होस्ट मेरा रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा। बेटा देखिए मान लीजिए कि ये मेरा rDNA नहीं है, इसमें इंसर्ट नहीं हो पाया, ये मेरा rDNA है, इसको मैं होस्ट में डालूंगी, इसको भी होस्ट में डालूंगी, या इसको ऐसा करते हैं कि मैंने ये rDNA बना लिया। अब इसके बाद मुझे होस्ट में डालना है। पॉसिबल ये भी है बेटा कि इसके पास आ गया हो, तो यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट बन गया हो। ये भी है बेटा कि ये मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, इसमें आया ही नहीं हो। भाई मैंने अपना rDNA तो बना लिया, फिर मैं उसको होस्ट में डालूंगी। अगर मेरा होस्ट रिकॉम्बिनेंट हुआ होगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें मेरा आ गया जेनेटिक मटेरियल फॉरेन जो डिजायर्ड था, इसमें नहीं आया तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट होगा। यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब मैं इसको पता करना पड़ेगा, अगर पता नहीं करूंगी तो आगे का प्रोसेस खराब हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स का। बेटा दीज आर हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग, एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट। अगर आपको याद हो, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। तो जब कोई बैक्टीरिया बाहर का डीएनए लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि वो रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट, ताकि मैं केवल रिकॉम्बिनेंट वाले को ग्रो कराऊं। इसको चेक करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, तो वो वेक्टर मेरा बढ़िया होता है जिसमें कुछ ऐसे जीन्स हो जो इस चीज में मदद करें। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स आर सर्टेन जीन्स ऑन प्लाज्मिड जो बेटा इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे होगा। दूसरी चीज बेटा, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट, जहां से वो कट कर रहा है वो होना चाहिए। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखिए, किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ओनली 1 होगी। देन जितना छोटा मेरा वेक्टर होगा उतना इजी मेरा प्रोसेस होगा। अब देखते हैं बेटा कि हम यहाँ पे किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता लगाएंगे। सो क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, से आप कैसे पता लगा सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो मेरे पास वेक्टर है इसके पास 2 जीन्स हैं, एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस का और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का। ये क्या है जी? एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, और ये बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला वेक्टर होगा बेटा, अगर मैं उसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगी तो ये मरेगा नहीं ऑर्गेनिज्म, या मैं अगर एम्पेसिलिन भी डाल दूंगी तो भी ये नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास इन दोनों को रेजिस्ट करने के लिए जीन है, यानी कि जीन कुछ ना कुछ बना रहा होगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वेक्टर लिया, तो यहाँ पे बेटा एम्पेसिलिन है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें इस्तेमाल किया है BAM-H1, मैंने BAM-H1 इस्तेमाल किया है। सो BAM-H1 अगर मैं इस्तेमाल कर रही होंगी, इसका मतलब उसने इसको यहीं से काटा होगा और यहीं से काटा होगा, यानी बेटा यहीं पे मैंने अपना डिजायर्ड जीन लगाया है, यहीं पे डिजायर्ड जीन लगाया। अब आप बताइए, BAM-H1 वहीं पे प्रेजेंट है जहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। अगर मैं BAM-H1 को यूज करूंगी तो ये वाला जीन निकल जाएगा। सो यानी कि इसके पास केवल एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस का ही जीन रहा। ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसके पास केवल एम्पेसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं है। इसको मैं डालूंगी होस्ट के अंदर, तो ये मेरा हो गया रिकॉम्बिनेंट होस्ट, रिकॉम्बिनेंट होस्ट। सो ध्यान रखिए बेटा, अभी भी इसके पास एम्पेसिलिन का रेजिस्टेंट तो जीन है ना, BAM-H1 यूज करने की वजह से टेट्रासाइक्लिन यहां से जा चुका है। अब अगर मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराऊंगी इन टेट्रासाइक्लिन तो इट विल डाई, लेकिन अगर मैं इसको एम्पेसिलिन में ग्रो कराऊंगी इट विल लिव। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंट बचा ही नहीं इसके पास, तो इट विल डाई। एम्पेसिलिन का जीन अभी है तो इट विल लिव। अब सेम बेटा, ये जो मेरा था दिस वॉज अ नॉन, या मैं ऐसा करती हूं, मान लीजिए कि ये मेरे पास पूरा है, एम्पेसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, मैंने इसको होस्ट में डाला, इसके पास दोनों है, तो ये मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन हुई नहीं, कोई जीन ऐड हुआ ही नहीं।
तो ये पर्टिकुलर होस्ट इट विल लिव इन एम्पेसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक्स होती है। सो यहाँ पे इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें हेल्प करती है पता लगाने में कि रिकॉम्बिनेंट होस्ट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट कौन सा है। ठीक है बेटा, चलिए अब ये तरीका थोड़ा सा कम्बरसम है, यानी कि ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज कर रही हूँ, देखूंगी कौन मरे कौन नहीं मरे, पता लगाऊंगी मरे भी हैं कि नहीं मरे, तो ये सारी चीजें जरा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सो एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहेंगे बेटा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो यहां पे देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कैसे होगा। इन एब्सेंस ऑफ द इंसर्ट इन द प्लाज्मिड, इसके पास बेटा एक ऐसा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो ब्लू कलर देगा, hence these colonies are non-recombinant. The presence of insert in the plasmid of bacteria, ये बेटा inactivation कर देगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसके पास कोई जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, यानी ये जीन ये बनाता है बेटा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, अब इसमें मैं ऐसे लिखती हूँ, अभी रुको, ये एक पर्टिकुलर वेक्टर है जिसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाला जीन है। अगर बेटा मैं इसको किसी होस्ट में डालूंगी, मान लीजिए मैंने इसको होस्ट में डाला, ठीक है, तो होस्ट के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये वाला जीन है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एंजाइम डालती हूं जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, जो कि कुछ इसके साथ रिएक्ट करेगा, कोई ये तो एंजाइम है ही, मैं यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालती हूँ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ध्यान से सुनना, इसकी बॉडी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जीन प्रेजेंट है। अगर मैं इस बैक्टीरिया में, इस होस्ट के अंदर जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, इट इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, अगर मैं एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालूं यानी कि कलर रिएक्शन देने वाला, तो ये बेटा आपको ब्लू कलर देता है, आपको आंखों से क्लियरली दिख जाएगा ब्लू कलर। सिंपली मैंने लिया, मैंने उसमें एक ड्रॉप पर से कुछ डाला, ब्लू कलर आया, कितनी जल्दी पता लगा, यानी कि उस बैक्टीरिया में वो एंजाइम बन रहा है जो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की वजह से उसके साथ ज्वाइन करके ब्लू कलर दे रहा है। अब मेरे पास केस नंबर 2, मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट लगा दिया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कट किया होगा और यहाँ पे मैंने कोई डिजायर्ड जीन लगाया हुआ है। सो इसको जब मैं इस होस्ट में डालूंगी तो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं बनेगा। क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। सो यानी कि जब इसके अंदर मैं सबस्ट्रेट डालूंगी तो मुझे यहाँ पे कोई कलर रिएक्शन नहीं मिलेगा। सो मैंने बेसिकली बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल यानी कि इंसर्ट किया, तो यहां पे इंसर्ट नहीं था, यहां पे इंसर्ट है। इंसर्ट करने की वजह से यहां पे कोई कलर रिएक्शन नहीं आया, यानी कि क्लियरली मुझे पता लगा कि ये वाला जीन जो पहले वहां पे था इनएक्टिवेट हो चुका है। सो आई कैन टेल डिफरेंस बिटवीन दी रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। यही चीज यहां पे लिखी है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन आता है ना, ये चीजें हमने पढ़ ली। सो इन टोटल हमने यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लिया। अब आगे देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा आप वेक्टर यूज करेंगे। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस के पास बेटा
Ti प्लाज्मिड होता है, रिमेंबर। तो ये ट्यूमर कॉज करता है। अब बड़ा साइंटिस्ट ने सोचा समझा कि अगर ये किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर ट्यूमर कॉज कर रहा है, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि कुछ अपना जीन डाल रहा है। इसका मतलब इसके पास ऐसी क्वालिटी है कि ये अपने जीन को ऐसे ही डाल सके, बिना कोई मैं ऐसा कुछ बड़ा सा तामझाम करूं। अगर मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के अंदर कुछ डाल दिया तो ये बेटा उस जीन को उस प्लांट में डाल देगा। सो प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस एज अ वेक्टर यूज करते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस को और अडीनोवायरस को हम एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्या है बेटा? These are the vectors that can be used in different organism। हाँ, अब ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसमें कोई जीन तो डालूंगी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैं प्लांट को ट्यूमर कॉज कर दूंगी। सो ऑब्वियसली बेटा मैं उसके अंदर से वो वाला जीन निकाल दूंगी जो कि ट्यूमर कॉज करता है, या लेट्स सपोज एडिनोवायरस जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, वो जीन निकाल करके मैं अपना डिजायर जीन उसमें डाल दूंगी। फिर इसके पास क्षमता है हाउस के अंदर डालने की। प्लाज्मिड में बेटा यूज होता है, जो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट हो जाता है उसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, हाइब्रिड प्लाज्मिड या काइमेरिक प्लाज्मिड कहते हैं। वायरसेस बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ये ट्रांसफर कर सकता है, और लैम्डा फाज बेटा यूज कर सकते हैं। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स, यानी कि ऐसे पैथोजन को भी यूज करती हूं जो कि डायरेक्टली कोई जेनेटिक मटेरियल डालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन डिसआर्म करने का मतलब है पैथोजन क्या होते हैं? जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करे, तो मैं उनमें से डिजीज कॉज करने वाला जीन को निकाल दूंगी, डिसआर्म कर दूंगी और केवल उसको यूज करूंगी एज अ वेक्टर के लिए। प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए बेटा ये हमारा हो गया। अब हाउ टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेंट, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यही वाली चीज पॉइंट्स में लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। दिस इज हाउ यू कैन राइट इन योर एग्जाम। चलिए ये भी हमने पढ़ लिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब बेटा हम आते हैं हमारे मेन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो फाइनली मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर को आपको ये दो टूल्स को डिटेल में पढ़ना है। नाउ कमिंग बैक टू दैट प्रोसेस अगेन कि ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है। सो एक काम करते हैं बेटा, फिर से वो केमिकल बनाते हैं जो हमको जरूरत है। सो मान लीजिए वो केमिकल मुझे प्लांट से मिल रहा है, तो पहले मुझे प्लांट का जेनेटिक मटेरियल निकालना होगा, उस जीन को निकालना होगा। तो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल कैसे निकालूंगी? प्लांट के सेल लिए, उसका सेल वॉल डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन हटाना पड़ेगा, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड ये सब हटाना पड़ेगा, केवल डीएनए रह जाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, फिर डीएनए को मैं निकाल लूंगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो आइसोलेशन का मतलब है बेटा किसी सेल में से हम ओनली डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं? सेल को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, जिसको हम लाइसिस कहते हैं। यहाँ पे हम एंजाइम्स डालते हैं दैट विल डाइजेस्ट एक्स्ट्रा मटीरियल बट नॉट डीएनए। डीएनए को नहीं भगाना भाई। तो देखिए बेटा, अगर मेरे पास प्लांट सेल होगा तो मैं इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज का इस्तेमाल करूंगी। मैं सेल वॉल कैसे डाइजेस्ट करूंगी? अगर मेरे पास फंजाई होगा तो मैं काइटिनेज का इस्तेमाल करूंगी। अगर बैक्टीरिया होगा तो हम लाइजोजाइम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, अब क्या करना है? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड, सेल मेम्ब्रेन भी इसी की बनी होती है, आरएनए, इन सब को डाइजेस्ट करवाना है। तो मैं कैसे एंजाइम यूज करती हूँ? आरएनएज जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। अब ये सारी चीजों में डीएनए मत डाल देना, नहीं तो डीएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इन सब चीजों को मुझे यहाँ पे डीएनए को आइसोलेट करना है,
तो इन सब के अंदर बेटा हम ऐड करते हैं चिल्ड इथेनॉल, जिसमें से डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, डीएनए अलग से निकल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। चलिए, डीएनए मैंने आइसोलेट कर लिया। अब बेटा अगला, डीएनए को मेरे को सारा डीएनए नहीं डालना, उसका एक पर्टिकुलर जीन डालना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग या फ्रैगमेंटेशन। सो ये मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको बेटा मेरे को यहाँ पे टुकड़ों में जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम हम इसको प्लाज्मिड में भी यूज करेंगे और हम इसको जो रिक्वायर्ड डीएनए था जिससे लिया था उससे भी यूज करेंगे। नेक्स्ट अब बेटा मेरे पास होगा इन फ्रैगमेंट को सेपरेट करना। फ्रैगमेंट अगर सेपरेट नहीं हुए तो सारे फ्रैगमेंट थोड़ी लेंगे। सो नेक्स्ट मेरे पास होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर में fragments of DNA are separated। ठीक है बेटा, देखिए क्या क्या पॉइंट यहां पे जरूरी है। कैसे होता है ये सेपरेट? ये मेरा मान लीजिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्लेट है। इनफैक्ट मैं आपको डायग्राम में ही दिखाती हूँ। देखिए बेटा, ये मैंने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है। सो यहाँ पे मैंने एक बाथटब लिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, मेरे को एक करंट डेवलप करना है। यहाँ पे बेटा ये मेरा नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड को हम बोलते हैं क्या? कैथोड। तो ये हमारा कैथोड है और ये पॉजिटिव है, सो दिस इज एनोड। सो जिन बच्चों को याद नहीं होता बेटा वो ऐसे याद कर चुके हैं, कर सकते हैं। यू कैन लर्न पैनिक, जहाँ पे यू कैन राइट पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए डीएनए का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट। सो देखिए बेटा, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड। अब ये कैसे होता है? यहाँ पे सबसे पहले डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट। तो ये बेटा जो डीएनए के फ्रैगमेंट है, यानी कि जो सैंपल है, इसे बेटा कैथोड में रखा जाता है। अब क्या होगा? फ्रैगमेंट जो होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या? जितना मेरा बड़ा स्ट्रैंड होगा, हैवी स्ट्रैंड होगा, उतना धीरे होगा। सो लार्जर एंड हेवियर, ये स्लो मूव करेगा, एंड शॉर्ट एंड लाइट स्ट्रैंड फार्दर मूव करेगा। सो देखिए बेटा, ये मेरे यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, देखिए, और यहाँ पे मेरे बड़े बड़े स्ट्रैंड्स हैं। तो इस तरीके से मेरे फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। फाइनली बेटा, इन सब को मैं यहाँ पे अलग कर सकती हूँ, एल्यूशन कर सकती हूँ, यानी कि मैं इस एग्रोस जेल, तो ये मूव किस पे कर रहे हैं? ये इस एग्रोस जेल में मूव कर रहे हैं। इसमें से मैं उसको अलग करूंगी, जिसको हम कहते हैं एल्यूशन, इल्यूशन, ठीक है। चलिए नाउ ये दिखेंगे कैसे? डीएनए बहुत ही ट्रांसलूसेंट सा होता है, ट्रांसलूसेंट सा होगा, आपको दिखेगा नहीं बेटा। तो डीएनए को हम कैसे देखते हैं? सो विजिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होगी, हम इसमें डालेंगे इथिडियम ब्रोमाइड प्लस यूवी रेडिएशन, तो ये हमें ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस देगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिया बेटा। अब हमने अभी तक क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको काटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके, फिर बेटा उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सेपरेट किया। देन बेटा हम यहाँ पे लाइगेज करेंगे। सो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे होगा लाइगेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लाज्मिड को
जो मेरा डिजायर फ्रैगमेंट है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज इसको जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ हो गया। अब 5। अब मुझे बहुत सारी कॉपीज बनानी है इस आरडीएनए की। तो ये बेटा मेरा बन गया आरडीएनए। अब इस आरडीएनए की मुझे बहुत सारी कॉपीज बनानी है आगे इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके 3 स्टेप होते हैं बेटा। सबसे पहला आपका डीनेचरेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली पॉलीमरेज एक चेन रिएक्शन होता है जहाँ पे डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं, उसकी कॉपीज बनाते हैं। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे। अलग कर लिया, जिसको हम डीनेचरेशन कहते हैं। ये 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये अब अलग हो गया स्ट्रैंड। देन नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अनीलिंग होगा, यानी कि यहाँ पे हम प्राइमर को ऐड करेंगे। सो ये देखिए बेटा, ये प्राइमर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे। एंड फाइनली हम एक्सटेंशन करेंगे, यानी कि पॉलीमराइजेशन करेंगे, यानी कि एम्प्लीफिकेशन करेंगे, कुछ भी बोल लो। और ये मेरे पास यहाँ पे 2 न्यू स्ट्रैंड्स आ गए। ऐसे बहुत सारे कॉपीज बन जाते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 95 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा काफी ज्यादा है। डीएनए तो स्टेबल होता है, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एंजाइम यहाँ पे डीनेचर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसे एंजाइम की जरूरत है जो इस हाई टेम्परेचर में काम कर पाए। तो वो एंजाइम होता है टैक पॉलीमरेज, जिसे हम एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से निकालते हैं। ठीक है, नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये डिस्कवर किया था कैरी म्यूलिस ने। चलिए ये हो गया मेरा। नाउ अब बेटा ये 5th स्टेप कंप्लीट। नाउ ये आप इसको लिख भी सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों कहा? बिकॉज वो क्या उसको ले सकता है। मैंने अपना आरडीएनए तैयार कर दिया, खूब सारे कॉपीज भी बना दिए, लेकिन बेटा मुझे उस आरडीएनए को इंसर्ट करना है होस्ट के अंदर। यानी मैंने वो केमिकल बनाने वाले जीन को एक वेक्टर में तो डाल दिया, लेकिन अब मुझे उस जीन की खूब सारी कॉपीज चाहिए। तो उसकी जीन की खूब सारी कॉपीज कैसे मिल पाएगी? जब मैं उस प्लाज्मिड को, उस आरडीएनए को ऐसे होस्ट के अंदर डालूं जो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो, जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो, तेजी से ये रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लाई हो, और मेरे को खूब सारा जीन प्रोडक्ट मिल जाए। फाइनली उस जीन प्रोडक्ट से मैं अपना प्रोटीन निकाल लूंगी। सो देखिए बेटा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सो इसके अलग अलग तरीका है। सबसे पहला तरीका, हम यहाँ पे एक सबसे पहले डाईवेलेंट कटायन, मोस्टली बेटा कैल्शियम 2+, डाईवेलेंट यानी कि 2 वैलेंसी कटायन प्लस डाईवेलेंट कैल्शियम आयन इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। देखिए बेटा, डीएनए और मेरा जो लिपिड बायोलिपिड मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन बायोलिपिड लेयर है, ये इस तरीके से है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाइड्रोफोबिक चक्कर हो गया, तो मैं इसको अंदर कैसे भेजूंगी? सो ये कैल्शियम आयन परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे। फिर बेटा मैं क्या करूंगी? पहले इसको आइस में रखूंगी, फिर 42 डिग्री सेल्सियस में रखूंगी, फिर दोबारा आइस में रखूंगी, तो वो ऐसे उसको इजीली ले लेगा। एक दूसरा तरीका होता है कि हम माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका बेटा, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट। बायोलिस्टिक और जीन गन्स अक्सर प्लांट में यूज किया जाता है। जो सेल्स है बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। तो एक जो पार्टिकल्स हैं उसको बहुत हाई वेलोसिटी से फेंका जाता है, उसी में सेल लगा दिया एंड देन इट विल बी इंसर्टेड। देन डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स। अब ये मेरा चौथा तरीका है। देखिए बेटा, यहाँ पे तो मैं वेक्टर के थ्रू उसको इंसर्ट करती हूँ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा भी है कि क्या कोई वेक्टरलेस मेथड है कि मैं उस जीन को डायरेक्टली डाल दूं बिना किसी वेक्टर का इस्तेमाल किए? तो दैट इज योर माइक्रो इंजेक्शन, योर जीन गन। ये बेटा बिना वेक्टर के केवल उस जीन प्रोडक्ट को हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर,
अब मैंने उसको होस्ट को मल्टीप्लाई करना है। सो होस्ट को मल्टीप्लाई कैसे करूंगी? बड़े बड़े वेसल्स में लार्ज वॉल्यूम्स में उसको प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सारी ग्रोथ कंडीशंस दे रही हूँ, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स। इसे बायोरिएक्टर कहते हैं। यहाँ पे एक एजिटेटर सिस्टम होता है जो सारी चीजों को मिक्स करेगा, ऑक्सीजन को अच्छे से मिक्स करेगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी ताकि अच्छे से रेस्पिरेशन तेजी से और तेजी से मल्टीप्लाई हो। फोम कंट्रोल सिस्टम ताकि ऊपर फ्रॉथ नहीं जम जाए, न्यूट्रिएंट्स ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, फ्रॉथ जम जाती है, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, मतलब कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेटेड चीजें आ सकती हैं। टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल करके और सैम्पलिंग पोर्ट्स, मैं थोड़ा थोड़ा सैंपल भी निकाल सकती हूँ। क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, इसका यूज क्या है? वाई आर दीज यूजफुल एज कंपेयर टू लैब वाले इक्विपमेंट्स? उस हिसाब से ये मैं बायोरिएक्टर्स यूज करती हूँ। फाइनली बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद द लास्ट स्टेप इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, और इस प्रोसेसिंग के अंदर अब मैं क्या करूंगी? मान लीजिए मुझे फिल्टर करना है, या लेट्स सपोज मुझे कोई सेपरेशन करना है, या मान लीजिए बेटा मुझे कोई प्यूरिफिकेशन करनी है, तो फाइनली ये सब करके फिर मैं उसको बेच दूंगी मार्केट में। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंस दैट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड। बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से ये बनाया जा सकता है। ऑलराइट, सो विद दिस थिंग बेटा आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आप सभी को वन शॉट में ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो में कमेंट जरूर करिए ये बता के कि आपको किस तरीके की क्लासेस चाहिए। जो आप बोलोगे मैं वो लेके आऊंगी भाई, उस तरीके की क्लासेस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अभी के लिए इतना ही। मी शिवांगी शर्मा सेइंग यू गुड बाय। सो गुड लक एंड स्टे सेफ। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।